नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हमें जो राष्ट्रपति से संबंधित चुनाव प्रणाली है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। पीछे वाली वीडियो में चुनाव किस प्रकार से किया गया था, निर्वाचक मंडल जो उनकी चुनाव प्रणाली जो एकल संक्रमणीय थी या आनुपातिक प्रतिनिधित्व थी, उसके बारे में हमने पूरा डिटेल से अध्ययन किया था। और इस वीडियो में अध्ययन करेंगे कि जैसे कि राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति के चुनाव पे यदि कोई विवाद हो जाए, चुनाव विवाद यानी राष्ट्रपति का चुनाव है कि चुनाव पर विवाद, कोई भी विवाद हो जाए तो उसका निपटारा सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाएगा। यानी राष्ट्रपति है वो देश का एक सर्वोच्च संवैधानिक पद है, और यदि उसके चुनाव से संबंधित यदि कोई विवाद हो गया, किसने शिकायत कर दी कि भी चुनाव के अंदर जो गलत तरीकों का प्रयोग किया गया है, तो वो उसका निपटान है, वो निपटारा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाएगा। सर्वोच्च जो न्यायालय है उसके द्वारा किया जाए, निपटारा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाए, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय है वो संवैधानिक सर्वोच्च पद हो गया न्याय के क्षेत्र में, उसी के द्वारा राष्ट्रपति का पद है, यानी जो निर्वाचन ये जो मामला होता है, विवाद होता है, उसका निपटारा किया जाता है। उससे छोटी कोई भी संस्थाएं होती हैं या जो उच्च न्यायालय होता है उसमें भी इस प्रकार की कोई एप्लीकेशन दर्ज नहीं की जाती है। अब जैसे राष्ट्रपति का चुनाव हो गया, अब उस राष्ट्रपति के चुनाव में मान लो कि ये लगा कि सर्वोच्च न्यायालय को लगा कि कोई गड़बड़ी भी है और इस गड़बड़ी भी यहाँ कोई गलत हुआ है, गड़बड़ी भी है, तो उसके लिए क्या हो गया, राष्ट्रपति चुनाव को रद्द कर देगा। मान लो कि चुनाव हो गया, उसके 6 महीने तक कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद पे रहा, 6 महीने तक कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद पे रहा, उसके बाद में मान लो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया कि चुनाव के अंदर धांधली हुई है, यानी चुनाव को गलत तरीके से जीता गया है, तब उस व्यक्ति को हटा दिया जाए। यानी जो राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित जो व्यक्ति है यानी नागरिक है, उसको हटा दिया जाता है। अब उसको हटाने के बाद में ये ध्यान रखने की बात है कि उन्होंने जो 6 महीने में जो काम किया था उस काम के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी वो जो काम है वो सेम टू सेम रहेगा। ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होगा कि कोई व्यक्ति है वो 6 महीने तक यानी जो गलत तरीके से चुनाव लड़ा था और 6 महीने तक उसने काम किया तो शायद काम भी गलत होगा, ऐसे नहीं, क्योंकि राष्ट्रपति के जो पद है उस पद की गरिमा को बनाए रखना, पद की एक गरिमा होती है और उस पद की गरिमा को बनाए रखा जाएगा, क्योंकि जो वो राष्ट्रपति ने जो काम कर दिया वो सर्वमान्य है। तो पद की गरिमा को बनाए रखते हुए राष्ट्रपति के द्वारा यदि कोई भी व्यक्ति जो राष्ट्रपति का चुनाव गलत तरीके से जीत के और पद पे निर्वाचित हो गया यानी बैठा हुआ है और उसके द्वारा जो किए गए काम होते हैं उनको अवैध नहीं कहा जाएगा, अवैध नहीं कहा जाएगा, उनको मान्य होगा कि वो सही हैं। व्यक्ति को पद से त्यागपत्र दो यानी उनको हटा दिया जाता है। उसके हम बात देखें कि जो राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताएं क्या होनी चाहिए। वे राष्ट्रपति बने, उनका चुनाव प्रयोग से देख लिया, तो उनकी योग्यताएं और अर्हता यानी कि अर्हताएं या योग्यताएं, यानी राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो इसके सबसे पहले भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक पहली योग्यता है वह भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक, हम किसी भी व्यक्ति को परमिशन नहीं देते हैं, बाहरी व्यक्ति को, कि देश में आकर के राष्ट्रपति का चुनाव लड़े। और राष्ट्रपति क्या, यहाँ तो मेंबर का चुनाव भी लड़ने की परमिशन नहीं है। सभी चुनाव प्रोसेस में यही होता है, पहली शर्त है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत के लोग हैं विदेशों में जाके राष्ट्रपति वगैरह बन जाते हैं, ये बात अलग है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि दूसरे देश का यहाँ करके राष्ट्रपति बने, ये भारतीय संविधान में अंदर लिखित है। उसके बाद में दूसरा वह भारत का नागरिक हो, दूसरा उसकी उम्र है, उनकी उम्र है वो 35 साल होनी चाहिए, 35 वर्ष, यानी उम्र कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। 35 वर्ष से कम उम्र का किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रपति प्रत्याशी नहीं बनाया जाएगा। जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है उनकी उम्र कम से कम 35 वर्ष तो होनी ही चाहिए। उसके बाद में यह है कि संसद का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। एक सांसद को
सांसद जो होता है उसको चाहे लोकसभा को चाहे राज्यसभा को, वो किन मापदंडों को पूरा करे, वो मापदंड राष्ट्रपति को पूरा करना होगा कि उसकी योग्यता जो होती है वो राष्ट्रपति को भी पूरी करनी होगी। राष्ट्रपति किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर आसीन नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि राष्ट्रपति है किसी लाभ के जो पद है उस पर आसीन हो गया, तो लाभ के पद पर भी आसीन नहीं होना चाहिए। यानी किसी कंपनी का अध्यक्ष है, चेयरमैन है, या और जो ऐसे पदों पर बैठे हुए नौकरी वगैरह कर रहे हैं जो सरकार के द्वारा एडेड है या सरकार के अधीन है, तो इन जो कंपनियां वगैरह होती हैं, निगम वगैरह, कॉरपोरेशन, इनके पद पर वो कोई व्यक्ति नहीं होना चाहिए जो राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनना चाहता है। उसके हम बाद में देखें कि जो सबसे जो सीरियस बात यह है कि ये तो लगभग हर व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति पूरे कर सकता है कि वो भारत का नागरिक हो, ना 35 वर्ष हो, ना संसद का सदस्य बनने के लाभ के पद पर आसीन नहीं होना, इस प्रकार की योग्यता सब कर सकते हैं। और राष्ट्रपति का एक संवैधानिक पद होता है सीरियस पद, यानी ये सीरियसली इसको चुनाव लड़ना चाहिए। और यदि ये सामान्य से ही मान लो कि योग्यताएं होंगी तो क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा, और जो व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए जाएंगे तो इतनी भीड़ इकट्ठी हो जाएगी कि समझ में नहीं आएगी। तो इसके लिए क्या है कि एक व्यवस्था कर दी, यानी इसके लिए एक व्यवस्था कर दी कि राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति के पास 50 प्रस्तावक होने चाहिए, यानी 50 प्रस्तावक लोकसभा या राज्यसभा के, यानी लोकसभा के यानी 50 प्रस्तावक होने चाहिए कि 50 लोग ये कह रहे हो कि आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ो, यानी 50 लोग प्रस्तुत करेंगे, यानी लोकसभा या राज्यसभा के। और 50 ही अनुमोदक होने चाहिए, 50 अनुमोदक, यानी 50 सांसदों का अनुमोदक होना चाहिए, यानी 50 सांसद होते हैं अनुमोदक और 50 प्रस्ताव। 50 ये प्रस्तुत यानी बताएंगे कि ये व्यक्ति, हम इस व्यक्ति को राष्ट्रपति प्रत्याशी घोषित करते हैं 50, और 50 ये कहेंगे, अनुमोदन करेंगे कि हाँ ये सही है कि इस व्यक्ति को राष्ट्रपति प्रत्याशी बनाना चाहिए। यानी एक व्यक्ति को राष्ट्रपति प्रत्याशी बनने के लिए कम से कम 100 सांसदों का समर्थन होना चाहिए, और ये सामान्य बात नहीं है, ये सामान्य व्यक्ति के बस की बात नहीं है। तो एक सीरियस व्यक्ति जो, जिसकी देश के अंदर अच्छी छवि है, जो अच्छे समाज सेवा से जुड़े हुए हैं, जो एक अच्छी पृष्ठभूमि से आ रहे हैं, वही व्यक्ति होते हैं, उनको राष्ट्रपति प्रत्याशी बनाया जाता है, और वो व्यक्ति राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए आगे आते हैं। उसके बाद में जमानत की जो राशि होती है, जमानत की राशि होती है वो 15,000 रुपये, 15,000 रुपये जमानत राशि देनी पड़ेगी। कोई व्यक्ति यदि 1/6 भाग प्राप्त करने में, यानी कुल जो वैध मत हैं, कुल जो वोट हैं, उनका 1/6 भाग प्राप्त करने में असफल हो गया तो उनकी जमानत जब्त मानी जाएगी। यानी जो प्रत्याशी है, जितने वोट पड़े हैं उनका 1/6 भाग प्राप्त नहीं किया है तो माना जाएगा कि उनकी जमानत वो जब्त होगी। और जमानत जब्त का मतलब जो जमानत की जो राशि दी गई थी वो राशि जब्त हो जाएगी, वो राशि नहीं मिलेगी। और यदि वो व्यक्ति जमानत को पूरी कर लेता है, यानी 1/6 से ज़्यादा मत प्राप्त कर लेता है, तो उन्हें ये जो 15,000 हैं वो वापस लौटा दिए जाएंगे, नहीं तो ये 15,000 भी गए। इस प्रकार से ये होता है। उसके बाद में ये देने की कि जो प्रत्याशी के लिए वह पागल या दिवालिया नहीं होने चाहिए, पागल या दिवालिया, यानी राष्ट्रपति समर्थ होना चाहिए, समर्थ होना चाहिए, सक्षम होना चाहिए, ताकि वो अपने निर्णय वगैरह ले सके। स्वस्थ व्यक्ति होना चाहिए, यानी व्यक्ति स्वस्थ होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, यानी कि मानसिक रूप से अस्वस्थ नहीं होना चाहिए, दिवालिया भी नहीं होना चाहिए, इस प्रकार से नहीं होना चाहिए कि अभी कुछ भी नहीं है और वो अपनी समस्याओं में उलझा रहे और देश के बारे में उनका ध्यान ही नहीं रहे। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति की जो चुनाव लड़ने की ये योग्यताएं होती हैं। और ये जो जमानत की राशि है वो जो 15,000 है वो 1997 के बाद की गई है। 97 से पहले 2,500 की ही जमानत राशि थी, 1997 से पहले 2,500 जमानत राशि थी और उसके बाद में 15,000 रुपये बढ़ा करके कर दी गई। जमानत राशि सामान्य है, ये कोई व्यक्ति अफोर्ड कर सकता है, लेकिन जो ये प्रस्तावक जो महत्वपूर्ण है कि 50 सांसदों का प्रस्ताव और 50 का अनुमोदन होने चाहिए, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। यही भारत के राष्ट्रपति की पद की जो है उसकी गरिमा बनाता है और उसके जो चुनाव उसको सीरियस करता है कि सीरियस व्यक्ति ही जिनकी अच्छी छवि हो, अच्छी पब्लिसिटी हो, जिनका एक अच्छा बैकग्राउंड हो और जो देश
के हित में सोचने वाले व्यक्ति हों वो ही चुनाव लड़ने के लिए आगे आते हैं। उसके बाद हम देखें कि अर्हताएं, फिर ये योग्यता होती है, इसमें शपथ लेते हैं, राष्ट्रपति शपथ। राष्ट्रपति शपथ लेगा तो शपथ किस प्रकार से, तो राष्ट्रपति तीन यानी कि जो शपथ लेता है उसमें तीन महत्वपूर्ण बातें होती हैं। राष्ट्रपति का पद एक संवैधानिक पद है, तो शपथ लेते समय उसमें तीन बातें हैं वो महत्वपूर्ण होती हैं। पहला है कि वो पद की शपथ लेंगे, जो राष्ट्रपति होते हैं ना वो पद के जो कार्य यानी जो पद होता है उसके कार्य पालन की शपथ लेते हैं। पद के कार्य पालन यानी वो शपथ लेते हैं कि जिस पद पर मैं आसीन होने जा रहा हूं, यानी जिस पद पर मुझे बिठाया जा रहा है उस पद के कार्य का जो पालन है पूरी निष्ठा के साथ किया जाएगा, ईमानदारी के साथ किया जाएगा, पद की गरिमा को ध्यान में रखा जाएगा। उसके बाद में दूसरा ये है कि ये होता है कि राष्ट्रपति है वो जो संविधान का संरक्षण करेगा। राष्ट्रपति संविधान जो है संविधान का संरक्षण करेगा, प्रतिरक्षण करेंगे या परिरक्षण करेंगे। यानी इस प्रकार से ये तीन शब्द इसमें दे रखें, मतलब कि संविधान या विधि, संविधान या विधि, यानी कोई संविधान यानी या तो संविधान या जो संविधान के अंदर जो विधि नियम कानून जो संसद द्वारा बनाए जाएंगे, तो संसद द्वारा बनाए गए नियमों और कानूनों को जो जनता के हित में है उनका संरक्षण किया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा, यानी राष्ट्रपति उनकी रक्षा करेगा। उनका प्रतिरक्षण किया जाएगा यदि उनके ऊपर कोई संकट आता है। संविधान के ऊपर, विधि के ऊपर जो संसद द्वारा बनाए गए हैं, यदि उनके ऊपर कोई संकट आता है तो राष्ट्रपति पहला व्यक्ति होगा जो उनकी रक्षा करेगा, उनको सुरक्षित रखेगा। परिरक्षण मतलब कि उनको परिजनों सुरक्षित रखेगा। संविधान को सुरक्षित रखने का काम, परिरक्षण सुरक्षित रखने का काम, सुरक्षित रखेंगे। प्रतिरक्षण सुरक्षा की जाएगी, सुरक्षा की जाएगी बाहरी हमलों से, बाहरी आघातों से, यानी कोई इस प्रकार से कोई व्यक्ति यानी कोई संस्था की संविधान को नुकसान पहुंचे तो उनकी सुरक्षा करने का जो पहला दायित्व है वो राष्ट्रपति को। संरक्षण उनको सुरक्षित रखा जाएगा, उनको सुरक्षित रखा जाएगा, अपने संरक्षण में रखा जाएगा, अपने अधीन में रखा जाएगा, उनको एक गार्जियन के रूप में। तो संविधान के जो संरक्षण और जो विधियों का जो संरक्षण का जो प्रथम दायित्व होता है वो राष्ट्रपति का होता है, और दूसरा जो दायित्व है यानी प्रथम दायित्व है, प्रथम दायित्व है राष्ट्रपति का, और दूसरा जो दायित्व होता है वो न्यायालय का होता है। न्यायालय, तो न्यायालय होता है उनका जो संविधान से संबंधित दायित्व है वो दूसरा है। पहला दायित्व है राष्ट्रपति का है कि राष्ट्रपति संविधान का संरक्षण करे, उनका प्रतिरक्षण करे, उनका परिरक्षण करे। ये राष्ट्रपति जब सब पद की शपथ लेते हैं तब ये मेंशन किया जाता है, इनकी ये इन्हीं बातों को बोला जाता है। उसके बाद में कि जनता की सेवा में, यानी जनता की सेवा में निरत, यानी राष्ट्रपति है वो जनता की सेवा में निरत रहेंगे, जनता की सेवा करते रहेंगे। इसका मतलब देश का सर्वोच्च संवैधानिक पद, इतना बड़ा सबसे ऊंचा पद है जिसके अंदर सारी शक्तियां हैं, वो जनता की सेवा करेंगे, यानी इतना बड़ा पद जनता की सेवा करेंगे। इसका मतलब देश के अंदर जो सर्वोच्च सत्ता जनता के हाथ में है। यानी ये जो बताते हैं, ये तीसरी जो बात ये है राष्ट्रपति की शपथ में बताई जाती है कि जनता ही पूरी जो शक्ति होती है जनता के अंदर होती है, जनता में निहित है, और संवैधानिक पद पर बैठे इतना व्यक्ति भी जनता की सेवा में ही लगा रहता है। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति है वो शपथ लेगा, और वो अनुच्छेद 60 में होंगे। ये अनुच्छेद 60 के अंदर राष्ट्रपति की जो शपथ है अनुच्छेद 60 के अंदर उनका जिक्र किया गया है। अब शर्तें भी, शर्तें क्या है, कंडीशंस भी होते हैं, कुछ शर्तें होती हैं। राष्ट्रपति के जो पद हैं उनकी कुछ शर्तें भी हैं कि इस प्रकार से काम होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तो जो शर्तों के अंदर देखें तो सबसे पहली ये है कि जो राष्ट्रपति है उसका जो निवास स्थान है, संविधान के अंदर लिखा गया है निवास स्थान पर कोई किराया नहीं, कोई किराया नहीं, यानी ये शर्त होगी
कि जिस व्यक्ति को राष्ट्रपति बना दिया गया है उस व्यक्ति को निःशुल्क ये जो निवास स्थान प्रदान किया जाएगा और उनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई किराया नहीं दिया जाएगा। ये संविधान के अंदर ही लिखा हुआ है। तो इससे जो संविधान निर्माताओं की जो मंशा, जो इच्छा वो जाहिर हो जाती है। उन्होंने कल्पना कर ली थी कि देश ऐसी सिचुएशन, ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं कि कार्यपालिका है वो या जो सरकार है किसी प्रकार से राष्ट्रपति का इस निवास स्थान के आधार पे कोई मिसयूज न करें या गलत कार्य के लिए उन्हें प्रेशर न रखें, उनको दबाव में न रखें। उसके बाद में हम देखें कि जैसे कि राष्ट्रपति की जो पदावधि है, जो पद की जो अवधि होती है, उस पद की अवधि में पेंशन यानी सुविधाओं को कम या ज्यादा नहीं किया जाएगा। यानी कि राष्ट्रपति की पद अवधि यानी पद की अवधि में सुविधा को कम नहीं किया जाएगा, कम नहीं किया जाएगा। यानी ये नहीं जितनी सुविधा दे रखी हैं उन सुविधाओं को कम कर दो। एक राष्ट्रपति को प्रत्याशी बना दिया गया, राष्ट्रपति जो प्रत्याशी है, राष्ट्रपति पद के ऊपर कोई व्यक्ति बैठ गए हैं और अब ये नहीं हो सकता कि उस को सरकार दबाव में आकर के उनकी सुविधाओं को कम कर दे, कि कोई सरकार के फेवर में काम नहीं कर रहा है और उनकी सुविधाओं को कम कर दे। ऐसा नहीं है। ये संविधान के अंदर है कि जो संसद है उसके पास ये अधिकार तो है कि राष्ट्रपति की सुविधा को बढ़ा सकती है, यानी राष्ट्रपति है उनकी सुविधाओं को बढ़ा सकती है, लेकिन सुविधाओं को कम है वो कतई नहीं किया जाएगा जब तक वो व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर आसीन है। उसके बाद में देखें कि कुछ विशेषाधिकार हैं। विशेषाधिकार, राष्ट्रपति को कुछ विशेषाधिकार दे रखे हैं। तो विशेषाधिकार मतलब कि कोई व्यक्ति जैसे राष्ट्रपति है वो अपने संवैधानिक पद पर है, उस पद पर रहते हुए किसी प्रकार का फौजदारी यानी आपराधिक मामला है वो राष्ट्रपति पर दर्ज नहीं होगा। यानी राष्ट्रपति ने कोई अपराध यानी जो आपराधिक मामला कोई अपराध कर दिया गया है अपनी ही उसी कार्यकाल के दौरान, उनके ऊपर फौजदारी मामला दर्ज नहीं होगा। लेकिन सिविल जो मामला है, सिविल मामला जो संपत्ति से संबंधित है, घरेलू झगड़े हैं, उनसे संबंधित मामला हो तो 2 महीने पहले नोटिस दिया जाएगा और उसके बाद में उनके ऊपर कार्रवाई शुरू की जा सकती है। लेकिन उनको गिरफ्तार जो है वो उस कार्यकाल के दौरान गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। यदि ये लग रहा हो कि राष्ट्रपति असंवैधानिक काम कर रहा है या गलत काम कर रहा है तो उन पर महाभियोग लगाया जा सकता है। तो ये राष्ट्रपति के कुछ विशेष अधिकार हैं। राष्ट्रपति जो पेंशन वगैरह मिलती है, पैसे मिलते हैं, वो फिलहाल 5,08,000 रुपये मिलते हैं। फिलहाल जो राष्ट्रपति को जो पैसे जो प्रति माह 5,08,000 मिलते हैं। ये संविधान संशोधन हुआ था, यानी ये जो संशोधन किया गया था 2016 के अंदर, यानी 2016 के अंदर संशोधन किया गया था कि राष्ट्रपति को जो पैसे जो प्रतिमाह मिलेंगे वो 5,08,000। और ये किया गया था राष्ट्रपति यानी एक अधिनियम है, राष्ट्रपति वेतनादि एवं पेंशन अधिनियम 1951, यानी एक अधिनियम है राष्ट्रपति वेतनादि यानी वेतन और पेंशन अधिनियम 1951। इसमें संशोधन 2016 में किया गया था, यानी 2016 में संशोधन किया गया था। और इस संशोधन के तहत अभी जो फिलहाल राष्ट्रपति का जो वेतन है वो है 5,08,000 प्रति माह। राष्ट्रपति को सारी सुविधाएं दी जाती हैं, जितने भी आवास से संबंधित है, यात्रा भत्ते से संबंधित हैं, स्वास्थ्य से संबंधित हैं, उनको स्टाफ सचिवालय जो अपने कार्य करने के लिए स्टाफ वगैरह दिया जाता है, और भ्रमण से माने यात्रा भ्रमण से संबंधित है। तो इस प्रकार से उनको काफ़ी सुविधाएं दी जाती हैं। फ़ोन जो कम्युनिकेशन के साधन टेलीफोन वगैरह उनसे संबंधित हैं। तो ये सारी सुविधाएं हैं वो राष्ट्रपति को प्रदान की जाती हैं। अब राष्ट्रपति का जो पद है वो पुनर्निर्वाचित, यानी संविधान के अंदर ये बात दे रखी है कि किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति को पद है वो पुनर्निर्वाचित हो सकता है। कोई व्यक्ति पुनः राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो सकता है, लेकिन ये नहीं दे रखा है कि कितनी बार वो इस पद पर आसीन हो सकते हैं। यानी भारतीय संविधान के अंदर दे रखा है कि राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचित हो सकते हैं, निर्वाचित हो सकता है। यानी कोई व्यक्ति नागरिक है वो राष्ट्रपति के पद पर एक बार बन गया तो दोबारा भी
वो पुनर्निर्वाचित हो सकते हैं, लेकिन ये एक असमंजस की स्थिति है। इसमें स्पष्ट नहीं है कि कितनी बार कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है, ये संविधान के अंदर नहीं है। तो आज तक जो हमारे इतिहास देखें तो केवल 2 बार जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो 2 बार देश के राष्ट्रपति बने हैं, 2 बार देश के राष्ट्रपति बने हैं। उसके बाद में एक ऐसी परंपरा स्थापित हो गई है कि देश के अंदर एक बार ही राष्ट्रपति है। ये नियम नहीं है, परंपरा के तहत ये काम हो रहा है कि एक व्यक्ति को ही एक बार राष्ट्रपति बनाया जाए। अमेरिका की जब बात करें, जो यूएसए है, संयुक्त राज्य अमेरिका, उसकी बात करें तो वहां नियम है कि एक व्यक्ति 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है, यानी वहां एक व्यक्ति 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है। उसके बाद में किसी भी परिस्थिति में उनको राष्ट्रपति नहीं बनाया जा सकता है। लेकिन भारत के अंदर ऐसी कोई सीमा नहीं है, लेकिन परंपरा ही ऐसी है कि एक व्यक्ति को एक बार ही राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। अब जो महाभियोग की प्रक्रिया में पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति को हटाया कैसे जाए, यानी जो पुनर्निर्वाचन से संबंधित ये है अनुच्छेद जो 57 में, अनुच्छेद 57 में दे रखा है कि राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन से संबंधित प्रावधान जो है वो दे रखे हैं। अब बात करते हैं महाभियोग। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है, ये इंपॉर्टेंट है। आज तक देश के किसी भी राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की कोई प्रोसेस नहीं है, यानी कि ऐसी देश के सामने परिस्थितियां पैदा नहीं हुई हैं कि महाभियोग लगे राष्ट्रपति के ऊपर। लेकिन जो महाभियोग की प्रक्रियाएं क्या हैं, किस प्रकार से महाभियोग लगता है, कौन सी परिस्थितियों के अंदर महाभियोग लगाया जाता है और फिर कैसे महाभियोग पास किया जाता है, उनका हम देखते हैं। अब देखिए महाभियोग, जो महाभियोग है वो अनुच्छेद 61 के अंदर है। संविधान के अनुच्छेद जो 61 है उसमें महाभियोग की पूरी प्रोसेस है कि महाभियोग कैसे लगता है, किस प्रकार से, वो अनुच्छेद 61 के अंदर है। अभी इसमें देर के है कि जैसे कोई व्यक्ति यानी जो राष्ट्रपति है वो असंवैधानिक काम करे, असंवैधानिक काम करे, यानी संविधान के विपरीत असंवैधानिक काम, यानी ऐसा काम जो संविधान के विपरीत जाके करे, संविधान के नियमों को न माने, उनसे बाहर जाके काम करे, उस व्यक्ति के ऊपर, यानी जो राष्ट्रपति के ऊपर क्या होगा, महाभियोग लगाया जा सकता है। संविधान के विरुद्ध काम करेगा, ये लगेगा कि व्यक्ति जो राष्ट्रपति गलत काम कर रहा है, तो उन पे महाभियोग लगाया जा सकता है। अब महाभियोग लगाने के लिए क्या होता है कि चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा, लोकसभा हो या राज्यसभा, जिस सदन में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए जो प्रस्ताव पेश किया गया है, यानी महाभियोग जो है, चाहे कोई सदन, मान लो कि लोकसभा में महाभियोग लगाने का प्रस्ताव पेश किया गया, लोकसभा में भी प्रस्ताव पेश किया जा सकता है, राज्यसभा में भी प्रस्ताव पेश किया जा सकता है, इसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। किसी भी सदन में राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है। लेकिन ध्यान रहे कि जब भी राष्ट्रपति का जो प्रस्ताव है वो पेश किया जाएगा, तो जो कुल सदन है, कुल सदस्यों का 1/4 भाग, यानी 1/4 लोग हैं, यानी जो सांसद हैं, वो प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करेंगे। यानी 1/4 भाग किसी भी सदन का, चाहे वो राज्यसभा से हो चाहे लोकसभा से हो, 1/4 यानी कुल जो सदस्य हैं उनके 1/4 हैं जो सांसद हैं, वो प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करेंगे और वो फिर अपने अध्यक्ष या सभापति को देंगे, यानी अध्यक्ष को देंगे लोकसभा के, या फिर सभापति, उनको पेश किया जाएगा। अब उसके बाद में जो सभापति अध्यक्ष है उनके पास ये आ गया कि 1/4 सांसदों ने और प्रस्ताव पे हस्ताक्षर करके दिए हैं कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगना चाहिए, तब ये प्रस्ताव को मंजूर कर लिया जाता है, यानी प्रस्ताव है वो मंजूर कर लिया जाता है। अब प्रस्ताव को मंजूर करने के बाद में वो अपने स्तर पे या किसी दूसरी एजेंसियों के माध्यम से इसकी जांच करवाएंगे। जो अध्यक्ष महोदय हैं, यानी जो सदन है, वो सदन या तो अपनी कोई एक समिति का निर्माण कर लेंगे, या फिर कोई न्यायालय या किसी प्रकार की जो एजेंसी हैं, ये स्वतंत्र हैं, वो किसी भी एजेंसी से इस बात की जांच करवा सकते हैं कि जो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगने जा रहा है कि वास्तव में क्या राष्ट्रपति ने असंवैधानिक काम किया है, यानी अपने पद की जो गरिमा है
उनको ठेस पहुंचा है, तो इसकी पूरी जांच होगी। और जांच करते समय ये ध्यान, यानी ये 14 दिन का नोटिस, 14 दिन पहले राष्ट्रपति को नोटिस दिया जाएगा, राष्ट्रपति को नोटिस दिया जाएगा। जो राष्ट्रपति है उनको नोटिस दिया जाएगा 14 दिन पहले कि आपके ऊपर महाभियोग लगने जा रहा है और आप महाभियोग का जो सामना करने के लिए तैयार रहें। अब उसके बाद में राष्ट्रपति खुद भी आ सकते हैं इस अपने महाभियोग के बारे में सफाई देने के लिए, या फिर अपने किसी प्रतिनिधि वकील को भी भेज सकते हैं, वो भी वो सफाई दे सकते हैं, बता सकते हैं कि महाभियोग की प्रक्रिया सही है, यानी अपने बात को वहाँ रख सकते हैं। यदि पूरे प्रोसेस के अंदर, जांच के अंदर ये पाया गया है कि राष्ट्रपति ने असंवैधानिक काम किया है, तो फिर उस सदन के अंदर, जांच के अंदर ये पाया गया कि हाँ भी राष्ट्रपति ने वो असंवैधानिक काम किया है, तो उसके बाद में वोटिंग होती है और ये प्रस्ताव है वो 2/3 बहुमत से, 2/3, 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए, पास होना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ जांच से ही, जांच कर दी, पाया गया कि असंवैधानिक काम किया, उसके बाद में 2/3 बहुमत चाहिए उस सदन का इस प्रस्ताव को पास कराने में। 2/3 लोग यानी सांसदों ने पक्ष में वोट डाल दिए प्रस्ताव के, तो प्रस्ताव पास हो गया और फिर ये प्रस्ताव है वो दूसरे सदन में भेजा जाएगा, फिर ये प्रस्ताव अब दूसरे सदन में जाएगा। अब दूसरे सदन में भी ये प्रोसेस प्रक्रिया होगी, राष्ट्रपति को वहाँ भी 14 दिन से पहले नोटिस दिया जाएगा और राष्ट्रपति वहाँ भी अपनी बात रख सकता है, और उसके बाद में ये जो वो भी अपने स्तर पे जांच कराएंगे। पहले सदन ने जांच कराई थी, लेकिन दूसरा सदन वो अपने स्तर पे जांच करेगा, अपनी एजेंसियों के माध्यम से जांच कराएगा, और जब वहां भी ये पाया जाता है कि राष्ट्रपति ने असंवैधानिक काम किया है, तो वहां भी 2/3, 2/3 बहुमत, 2/3 बहुमत से इस प्रस्ताव को पास कर दिया जाता है। तब ये प्रस्ताव पास हो जाता है और फिर राष्ट्रपति को पद से त्याग पत्र दिया, यानी कि उसको पद से हटा दिया जाता है, त्याग पत्र नहीं, उनको पद से हटा दिया जाता है। ये संसद की अर्ध न्यायिक शक्ति में आता है, संसद की अर्ध न्यायिक शक्ति, न्यायिक शक्ति, यानी ये संसद की अर्ध न्यायिक शक्ति है। संसद को ये अर्ध यानी कि आधी न्यायिक शक्ति मिली हुई है कि वो इस प्रकार से जो राष्ट्रपति है उन्होंने गलत काम किया, उनको सजा वगैरह दे सकता है। तो इस प्रकार से जो महाभियोग की प्रक्रिया होती है। अब ये इस महाभियोग की प्रक्रिया में केवल लोकसभा और राज्यसभा के सांसद यानी पूरे सदस्य भाग लेंगे, ध्यान रखने बात है। महाभियोग की जो प्रक्रिया होती है वो लोकसभा के सारे, चाहे वो निर्वाचित हो चाहे वो मनोनीत हो, यानी राष्ट्रपति का जो चुनाव था तब मनोनीत सदस्यों को भाग लेने की अनुमति नहीं थी चुनाव में, लेकिन यदि महाभियोग की प्रक्रिया चल रही है तब लोकसभा और राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी उसमें हिस्सा लेंगे। यानी मनोनीत राज्यसभा में 12 सदस्य होते हैं, राज्यसभा के अंदर 12 सदस्य जिनको राष्ट्रपति मनोनीत करता है, वो भी इस वोटिंग से यानी जो महाभियोग की प्रक्रिया में भाग लेंगे, उनको भी अनुमति है। लोकसभा में पहले 2 एंग्लो इंडियन होते थे, अब उनको हटा दिया गया, अब यहाँ सारे निर्वाचित प्रतिनिधि हैं। लेकिन जैसे कि विधानसभा के सदस्य और दिल्ली और पुडुचेरी के जो विधानसभा के सदस्यों को निर्वाचित करते समय निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया था, लेकिन उनको महाभियोग की प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाता है। ये ध्यान रहे कि राज्य यानी विधानसभा, राज्यों की जो विधानसभा होती है और दिल्ली और पुडुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है उनकी जो विधानसभा होती है, उनके जो निर्वाचित जो प्रतिनिधि जिन्होंने निर्वाचक मंडल में तो भाग लिया था लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया में वो भाग नहीं लेंगे। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। अब हम देखेंगे कि राष्ट्रपति का पद है वो रिक्त है, वो किन परिस्थिति में होता है, कि राष्ट्रपति के पद को रिक्त कैसे कहते हैं, किस प्रकार से राष्ट्रपति का पद है वो खाली हो जाता है और उसके क्या फिर प्रावधान है किस प्रकार से। तो राष्ट्रपति का जो पद खाली होगा, पहला ही है कि महाभियोग के द्वारा, यदि राष्ट्रपति पर महाभियोग लग जाए तो वो पद खाली हो जाता है। तो राष्ट्रपति का पद की रिक्तता यानी पद है वो खाली कैसे होता है, एक महाभियोग लगने पर, महाभियोग लगेगा राष्ट्रपति को त्याग पत्र देना पड़ेगा। दूसरा मृत्यु होने पर, यानी राष्ट्रपति मृत्यु होने पर, राष्ट्रपति पद पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति है उनकी मृत्यु हो गई है तो फिर वो पद खाली हो गया और उस मृत्यु के बाद में उपराष्ट्रपति काम करेंगे, उपराष्ट्रपति है वो काम करेंगे।
तो उपराष्ट्रपति भी नहीं है किसी कारण से, तो जो सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश इन पद पे काम करेंगे। अब ये ध्यान रखने वाले, राष्ट्रपति के पद में कार्यवाहक शब्द नहीं है, कार्यवाहक शब्द नहीं है, यानी ये कार्यवाहक नहीं है। जब राष्ट्रपति मृत्यु हो गई है, किसी कारण से राष्ट्रपति का पद खाली हो गया, तो उपराष्ट्रपति वो काम करेगा या सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश काम करेगा, तभी इनको पूरी सुविधा राष्ट्रपति की दी जाएंगी, तभी एक राष्ट्रपति ही माना जाएगा। ये नहीं कि कार्यवाहक है, पूरे राष्ट्रपति जो सुविधाएं हैं वो इनको प्रदान की जाएंगी। तो राष्ट्रपति के जो मृत्यु होने के ऊपर, उसके बाद में मान लो राष्ट्रपति असमर्थ हो जाए, असमर्थ यानी बीमारी वगैरह से असमर्थ हो जाए, असक्षम हो जाए, तो उस स्थिति में भी इनको पद से हटना पड़ता है, या फिर कोर्ट के द्वारा जो निर्वाचन को गलत साबित कर दिया जाए, निर्वाचन को रद्द कर दिया जाए, यानी जो कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय है, वो चुनाव को रद्द कर दे कि चुनाव है वो सही तरीके से नहीं हुआ, तब, या फिर कोई पागल वगैरह हो जाए, अस्वस्थ वगैरह हो जाए, काम करने में असमर्थ नहीं है, तब राष्ट्रपति है उसको पद को खाली किया जा सकता है, यानी वो खाली है पद हो जाता है। कार्यकाल पूरा होने के पर, यानी जो कार्यकाल है पूरा हो जाए, यानी राष्ट्रपति 5 साल के लिए चुनाव लड़ते हैं, यानी 5 साल तक वो चुनाव के यानी पद के ऊपर आसीन रहते हैं, और 5 साल के बाद में वो पद से त्यागपत्र दे देंगे। तो इस पद से त्यागपत्र देंगे उपराष्ट्रपति को, राष्ट्रपति है वो उपराष्ट्रपति को अपने पद से त्यागपत्र देते हैं। जब राष्ट्रपति को त्यागपत्र देना होता है तो वो त्यागपत्र उपराष्ट्रपति के पास भेजेंगे, लेकिन जब राष्ट्रपति शपथ लेता है तब भी जो शपथ है वो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, यानी शपथ दिलाएगा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, और त्यागपत्र देगा तब वो उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र भेजेंगे। तो कार्यकाल यदि समाप्त हो गया, 5 साल पूरी हो गई हैं, तो फिर वो अपना त्यागपत्र उपराष्ट्र यानी जो त्यागपत्र देने दो उपराष्ट्रपति को देते हैं। लेकिन ये ध्यान रखने की बात है कि जो राष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति अपने पद से जब तक नहीं हटेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी निर्वाचित नहीं किया जाए। कि राष्ट्रपति कोई व्यक्ति 5 साल के बना हुआ है और चुनाव में किसी प्रकार की देरी होगी, डिले हो गई है, तो 2 महीने या 3 महीने बाद में चुनाव होने वाले हैं, तो ये पद 2 या 3 महीने थे। राष्ट्रपति 5 साल पूरे होते ही पद से त्यागपत्र नहीं, यानी वो अपने पद से नहीं हटेंगे, वो करेंगे कि जब तक नया राष्ट्रपति निर्वाचित नहीं होता है, नया राष्ट्रपति निर्वाचित नहीं होता है, तब तक वो अपने पद पे बने रहेंगे और वो काम करेंगे। ये इनका दायित्व है, यानी राष्ट्रपति का ये भी एक दायित्व है कि अपना उत्तराधिकारी निर्वाचित करने के बाद ही अपना पद छोड़े, नहीं तो ये जो स्थिति पैदा नहीं हो सकती कि राष्ट्रपति का पद खाली है। तो इस प्रकार से महाभियोग के मृत्यु होने पे असमर्थता और जो कार्यकाल है वगैरह पूरा हो जाए वो, और या फिर त्यागपत्र, किसी कारण से राष्ट्रपति त्यागपत्र दे दे, यानी राष्ट्रपति त्यागपत्र देगा, त्यागपत्र तब भी है वो पद खाली माना जाएगा। तो इस स्थिति में राष्ट्रपति की जो पद है वो रिक्त हो जाता है। अब इसके बाद देखेंगे कि राष्ट्रपति की जो संवैधानिक स्थिति क्या है, जो देश के अंदर जो संवैधानिक स्थिति क्या है और व्यवहारिक स्थिति क्या है, यानी संविधान के अनुसार किस प्रकार की शक्तियां राष्ट्रपति के पास हैं, और व्यवहार में देखें तो क्या शक्तियां राष्ट्रपति के पास हैं। तो राष्ट्रपति की संवैधानिक शक्ति, राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति, राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति क्या है, तो इसमें हम देखेंगे संविधान के अनुसार जो राष्ट्रपति है, अनुच्छेद 53 में ये बात दे रखी है कि राष्ट्रपति है वो यानी सारी शक्तियां जो कार्यपालिका की पूरी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होंगी। अनुच्छेद 53 में दे रखा है कार्यपालिका की संपूर्ण शक्ति राष्ट्रपति में, संपूर्ण शक्ति राष्ट्रपति में निहित होंगी, यानी पूरी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होंगी,
और अपने अधीनस्थों के माध्यम से, अपने अधीनस्थों या स्वयं इन शक्तियों का प्रयोग करेगा। यानी राष्ट्रपति या तो अपने अधीनस्थों के माध्यम से, यानी पूरी शक्ति राष्ट्रपति के पास होंगी, कार्यपालिका की जितनी शक्ति हैं, और इन शक्तियों का प्रयोग करेगा, या तो राष्ट्रपति स्वयं करेगा, खुद इन शक्तियों का प्रयोग करेगा, या फिर ये देखा है कि अपने अधीनस्थों के माध्यम से, यानी अधीनस्थ जो अधिकारी होंगे उनके माध्यम से शक्तियों का प्रयोग किया जाएगा। इस अनुच्छेद 53वीं बात देखिए, इससे लगता है कि राष्ट्रपति का जो पद है वो वास्तव में बहुत बड़ा है और सारी शक्तियां राष्ट्रपति के पास है। ये एक संवैधानिक स्थिति, हमारे संविधान के अनुसार इतनी शक्ति है, इतना पावरफुल बना रखा है। लेकिन जब व्यवहार में हम बात करें तो अनुच्छेद जो 74 वो बताता है कि राष्ट्रपति की व्यवहारिक स्थिति क्या है, यानी ये संवैधानिक स्थिति बताती है, सैद्धांतिक स्थिति को बता रहा है। लेकिन व्यवहार की जब हम बात करें तो अनुच्छेद 74 में दे रखा है कि राष्ट्रपति जो काम करेगा, राष्ट्रपति मंत्रिमंडल यानी मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री की सलाह पर काम करेगा, कि राष्ट्रपति जो काम करेगा वो या तो प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद है, इनकी सलाह पर ही काम करेगा। तो ये सलाह से संबंधित ये है। अब इसका मतलब यह है कि राष्ट्रपति जो भी काम करेगा उन्हें सलाह लेनी पड़ेगी, तो प्रधानमंत्री की सलाह लो या मंत्रिपरिषद की सलाह लो, यानी मंत्रिपरिषद की सलाह लेगा प्रधानमंत्री की अगुवाई वाले में। तभी इसमें यह हो गया कि जो राष्ट्रपति इनकी सलाह के बिना काम नहीं कर सकता है। और इसमें अनुच्छेद 74 है, इसमें 42वां संविधान संशोधन 1976 में हो गया था। संविधान संशोधन 1976 में ये प्रावधान जोड़ दिया गया कि राष्ट्रपति सलाह लेने के लिए बाध्य है। राष्ट्रपति सलाह यानी मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है, यानी ये बाध्य शब्द जोड़ दिया। 42वें संविधान संशोधन 1976 में श्रीमती इंदिरा गांधी की उस टाइम सरकार थी, उन्होंने संशोधन किया इसके अंदर 74 में, और ये जोड़ दिया कि राष्ट्रपति है वो बाध्य है कि मंत्रिपरिषद उनको जो सलाह देगी उनको मानना ही पड़ेगा। तो इस स्थिति में देखें तो राष्ट्रपति को मानना पड़ेगा, तो व्यवहारिक स्थिति में देखें तो राष्ट्रपति के पास कोई शक्ति नहीं है। लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 के अंदर जब मोरारजी देसाई की सरकार थी तो उन्होंने पुनर्विचार शब्द जोड़ दिया। पुनर्विचार जो शब्द जोड़ दिया, बाध्यता शब्द क्षेत्र में जोड़ा गया था, और जो पुनर्विचार शब्द जोड़ दिया गया कि राष्ट्रपति चाहे तो जो मंत्रिपरिषद सलाह देती है उनको पुनर्विचार के लिए एक बार भेज सकता है, कि एक बार उनको विचार के लिए भेज सकता है। और ये प्रावधान इसलिए किया गया है कि यदि मंत्रिपरिषद ने कोई जल्दबाजी में निर्णय ले लिया है, कोई निर्णय जल्दबाजी में ले लिया गया है और उस समय देश की परिस्थितियां ऐसी हैं कि उस निर्णय से देश प्रभावित हो सकता है, उनके ऊपर गलत प्रभाव पड़ सकता है, तो राष्ट्रपति एक बार वापस से सलाह कर सकता है कि आप पुनर्विचार किया जाए, यानी पुनर्विचार शब्द वो इसमें जोड़ दिया गया। तो इसमें राष्ट्रपति की स्थिति थोड़ी सी और मजबूत है, वो कर दी गई है। अब अनुच्छेद 75 के अंदर अनुच्छेद 75 में दे रखा है कि जो मंत्रिपरिषद है वो संसद के प्रति जवाबदेह है। अनुच्छेद 75 में मंत्री परिषद संसद के प्रति जवाबदेही है, यानी जवाब देना पड़ेगा मंत्रिपरिषद को, संसद को। तो इससे ये होता है कि देश के अंदर सर्वोच्च जो शक्ति है वो संसद के ही पास है। अब ये राष्ट्रपति की संवैधानिक शक्ति, इसके अंदर राष्ट्रपति जो विवेकाधीन शक्ति की बात करें कि विवेक की शक्ति क्या हो, तो राष्ट्रपति को संविधान के अंदर कोई विवेकाधीन यानी विवेकाजन्य शक्ति नहीं है, कि ऐसी शक्ति नहीं है कि राष्ट्रपति अपने विवेक से काम करे। ये संविधान में कुछ भी नहीं लिखा गया है। लेकिन कुछ ऐसी असामान्य परिस्थितियां बन जाती हैं, यानी असामान्य परिस्थितियों में, जैसे कि असामान्य परिस्थिति होगी वो किसी भी बहुमत दल का, यानी किसी भी
दल का बहुमत नहीं है। चुनाव हुए, देश के अंदर चुनाव हो गए और किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला, अलग अलग प्रकार से जो दलों किसी के पास 10, किसी 50, 60 इस प्रकार से अलग अलग वो आ गए। और तब है राष्ट्रपति के पास एक विवेक की शक्ति है कि वो जो सबसे बड़ा जो बहुमत दल का, जिसका दल सबसे बड़ा, जिसके पास सीट सबसे ज़्यादा है, उनको इन्वाइट कर सकते हैं, उनको आमंत्रित कर सकता है, या फिर उनको प्रधानमंत्री नियुक्त कर देता है, उनको प्रधानमंत्री नियुक्त कर देता है। ये राष्ट्रपति के विवेक पर डिपेंड करेगा, वो चाहे जिसको प्रधानमंत्री बना सकता है। दूसरे कि किसी भी दल का जो बहुमत, कभी ऐसी सिचुएशन हो जाएगी, मृत्यु हो जाए, अचानक प्रधानमंत्री की मृत्यु, प्रधानमंत्री की मृत्यु, यानी अचानक मान लो प्रधानमंत्री की मृत्यु होगी और उनका कोई भी उत्तराधिकारी नहीं है, उत्तराधिकारी कोई है नहीं स्पष्ट, और अचानक प्रधानमंत्री की मृत्यु होगी, तो इस स्थिति में राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है कि वो किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है, चाहे उस व्यक्ति को किसी दल ने अपने दल का नेता चुना हो या नहीं चुना। जैसे 1984 के अंदर इंदिरा गांधी जी की मृत्यु हो गई थी, यानी 1984 में इंदिरा गांधी की जो मृत्यु हो गई थी, तो उसमें राजीव गांधी को ज्ञानी जेल सिंह ने मंत्री पद यानी प्रधानमंत्री बना दिया था। ज्ञानी जेल सिंह जी ने प्रधानमंत्री है वो बना दिया था, जबकि कांग्रेस ने अपने दल का नेता नहीं चुना था। उसके बाद में प्रधानमंत्री बनने के बाद में राजीव गांधी को कांग्रेस का नेता चुना गया। उसके बाद में उन्होंने लोकसभा में जाकर के अपना जो प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव वो पास करवाया। तो इस प्रकार से दो स्थिति, और ये तीसरी स्थिति ऐसी बन सकती है कि मंत्री परिषद को भंग किया जा सकता है, परिषद को भंग कर सकते हैं यदि संसद में उनका, यानी कि लोकसभा में बहुमत नहीं हो, यानी लोकसभा के अंदर किसी भी दल ने, यानी कोई दल है जो सरकार चला रहा है, लोकसभा में उसका बहुमत चला गया है, तो राष्ट्रपति अपने विवेक का, यानी लोकसभा में बहुमत गया तो मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर देगा, उनको भंग कर सकता है। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति है 3 तरीके से अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है। तो हमने राष्ट्रपति से संबंधित ये इस वीडियो के अंदर सारी बातें के लिए, उसके जो अगले वीडियो में हम राष्ट्रपति की जो शक्तियों से, यानी जो राष्ट्रपति की शक्ति कौन कौन सी है और उनसे संबंधित चर्चा करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।